Hello students, how you all are doing? So as you can see, the chapter which we are going to discuss today from your class 10, the rise of nationalism in India. This chapter is of utmost importance because board point of view से इस chapter में से map question भी आता है and वैसे भी काफ़ी questions पूछे जाते हैं. So in this video we are just going to cover some of the points, some of the topics because quite a big chapter this is, and at the same time you don't have to pick up your NCERT अगर आप ये video properly देखते हैं. दिस इज द कंटेंट. ये सारे पॉइंट्स हम हमारी इस वीडियो में कवर करेंगे. सबसे पहले द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लाइक हाउ द पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज्ड विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हाउ इट लाइक created some effect on India's political scenario. Then what was the basic idea of Satyagraha, what is Satyagraha, what was Khilafat movement, then NCM, non-cooperation movement, the very famous one, and Rowlatt Act, and obviously अगर हम Rowlatt Act पढ़ रहे हैं, so the infamous Jallianwala Bagh massacre, that definitely we are going to read that too. And at the end of the video will be discussing what were the different strands, different strands of people, like how they took the NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लोगों ने कैसे अपने अपने हिसाब से समझ लिया था. तो ध्यान से आप पूरा वीडियो देखिएगा एंड ईच एंड एवरी डाउट्स विल बी क्लियर्ड. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी, 1914 टू 1918. दिस वाज द एरा ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एंड ऑल्सो वी नो विद द ऑनसेट ऑफ महात्मा गांधी इन 1915 टू इंडिया, तो कैसे चीज़ें उस समय के बाद चेंज होना स्टार्ट करी. सो वही मैंने सबसे पहले इसमें लिख रखा है, रिटर्निंग ऑफ महात्मा गांधी टू इंडिया. We all know that Mahatma Gandhi triumphed in South Africa over apartheid system. अपार्थाइड सिस्टम क्या था आप सब जानते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद को लेके जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता था गोरे और काले के बीच में, दैट वाज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नो अपार्थाइड. सो महात्मा गांधी वाज ही एडवोकेटेड एंड ही supported those black people over there. And when he returned to India in 1915, what he saw that the country was in turmoil, complete turmoil. पूरा का पूरा यहाँ का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टेड है एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं. हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है इंडिया के अंदर. सो उसके बाद महात्मा गांधी का क्या रोल रहा. सो विल बी डिस्कसिंग द खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल्सो विद दिस पॉइंट. ये आपके एनसीईआरटी का ही मैंने पॉइंट उठाया है. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट्स. इम्पैक्ट का मतलब होता है उसका क्या असर पड़ा हमारे इंडिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. So the first world war created a new economic and political situation. It led to huge increase in defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes. Yes, so India was a colony of Britain. हम जानते हैं यूके, ब्रिटेन ने हमारे को अपने कॉलोनी बना रखा था इंडिया को, हम उसके अधीन थे. सो डेफिनेटली जो भी वॉर में खर्चा लग रहा था, जो एक्सपेंडिचर हो रहा था, ब्रिटेन तो अभी लड़ रहा है जाके, लेकिन उसका बोझा किसके ऊपर आ रहा है, सारा का सारा इंडिया के ऊपर आ रहा है. इंडियन से टैक्स वसूले जा रहे हैं, इंडियन से फोर्स रिक्रूटमेंट कराई जा रही है, इंडियन से पैसा उनके टैक्सेस बढ़ा दिए जा रहे हैं, प्राइसेस डबल कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि वॉर में खर्चा आता है. कभी भी कोई वॉर होगी तो उसके अंदर एक्सपेंडिचर लगेगा, खर्चा होगा. अभी उसकी भरपाई कहाँ से हो रही थी, इंडियंस उसकी भरपाई कर रहे थे. So third point we are going to read, custom duties were raised and income tax was introduced. Yes, custom duties, एक जगह से दूसरे जगह जाने पे जो टैक्स लगाया जा रहा था सामान ले जाने पे बढ़ा दिया गया, क्योंकि अभी ब्रिटिश सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा ज़्यादा चाहिए. अभी पैसा कहाँ से वसूलेंगे इंडियन से. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया. थ्रू द वॉर ईयर प्राइसेस इंक्रीज, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918. प्राइसेस डबल हो गए थे 1913 से 1918 के बीच में. हर चीज़ का दाम बढ़ गया था, महंगाई आ चुकी थी उस समय अच्छी खासी. एंड दिस वॉज लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल. अब आम आदमी की इतनी कमाई नहीं है तो वो कहाँ से अपना खर्चा उठा पाएगा जब उसको टैक्स भी भरने पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स भी देना पड़ रहा है. एंड ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी वो कभी भी इंडिया के फेवर में रही नहीं है. सो डेफिनेटली इंडियंस वर सफरिंग. Now the villagers were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. Yes, definitely. ये सबसे बड़ा एक और पॉइंट था कि फोर्स रिक्रूटमेंट करी जा रही थी. 17-16 साल के बच्चों को जबरदस्ती घर से खींच के ब्रिटेन वाले ले जाया करते थे कि जाओ तुम वॉर में लड़ो. अभी इंडियंस को लड़ना पड़ रहा है ब्रिटेन की तरफ से एंड दे आर गिविंग अप, दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइव्स नॉट फॉर देयर ओन नेशन बट रादर फॉर व्हाट, फॉर द यूके. सो इवन दैट कॉल्ड वाइड स्प्रेड एंगर. लोगों में अभी विद्रोह की जो आंख थी वो फैलना चालू वापस से हो गई थी. वी हैव सीन दैट इन 1857, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, कैसे वो क्रांति लेके आया था, कैसे उस समय एक टाइम आ गया था जब इंडियंस बिल्कुल फ्री होने के एक मोड पे आ गए थे. बिल्कुल हमें लग रहा था कि हाँ अब इस बार इंडिया आज़ाद हो जाएगा, लेकिन जो लैग आया था लोगों के बीच में, जो कम्युनिकेशन गैप था, जो मैसेजेस का जो प्रॉब्लम थी, जो नहीं जा पाते थे, पहुंच नहीं पाते थे, ब्रिटेन ने उसका बड़ा फायदा उठाया. एंड वी नो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग से एक पॉलिसी को फेवर करते आई है जो कि है डिवाइड एंड रूल. सो वो भी उस समय काम करी थी.
सो आई होप आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा है वो समझ में आया होगा, क्योंकि डायरेक्टली इंडिया ने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इंडिया उसकी कॉलोनी था ब्रिटेन की, तो इंडिया की मजबूरी थी पार्टिसिपेट करना। सो आई होप ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ द इल फेट ऑफ इंडिया। इल फेट का मतलब बुरी किस्मत इंडिया की। तो बुरी किस्मत कैसे कहेंगे, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गई है, इंडिया के उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके अलावा क्या हुआ कि 1918 और 1921 के बीच में जितनी भी फसल थी वो खराब हो गई, क्रॉप फेल हो गई। अभी जब क्रॉप फेल हो गई तो उससे क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ फूड, लोगों के पास अभी खाना नहीं है, ठीक है। और साथ में एक बीमारी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा फैल गया, तो उससे काफ़ी लोगों की जाने जा रही हैं। हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स इतनी अच्छी सुविधा थी नहीं हमारे पास में, एंड इंडियंस के हॉस्पिटल्स अलग थे, इंडियंस को उतनी प्रॉपरली सुविधा नहीं मिलती थी, बिकॉज द ब्रिटिशर्स दे वर टेकिंग आउट ऑल द एडवांटेजेस, ओके। So now according to the census of 1921, 12 to 13 million people perished. 12 से 13 मिलियन लोग जो थे वो पैरिश यानी खत्म हो गए, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, मर चुके थे। कैसे? क्योंकि उस समय फूड शॉर्टेज थी, भूखमरी थी, एंड एट द सेम टाइम आपको इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ने भी वहाँ पे पूरा असर डाला। सो ये इलफेट ही कहूँगा मैं इंडिया का कि बुरी किस्मत है, और इतना बुरा हो रहा है कि वहाँ पे साथ में ये सारी चीज़ें भी उसमें ऐड हो गई हैं, एंड फेमाइन्स वर ऑल्सो देयर। तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम जब महात्मा गांधी आए 1915 में, तो विद द ऑनसेट ऑफ महात्मा गांधी टू इंडिया, ही ऑल्सो ब्रॉट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अभी सत्याग्रह को अगर हम डिवाइड करके पढ़ते हैं टर्म को, सत्य के लिए आग्रह, सत्य इज व्हाट, ट्रुथ, एंड आग्रह इज रिक्वेस्ट। सो महात्मा गांधी का मानना था दैट इफ योर रीजंस आर जस्ट, दैट मीन्स अगर आप किसी सच चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे वायलेंस लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको हिंसा करने की जरूरत नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इट वॉज अ यूनिक वेपन टू फाइट इनजस्टिस, इट वॉज अ नोवेल मेथड ऑफ मास एगिटेशन, इट स्ट्रेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। तो सत्य के लिए आग्रह करना है बेसिकली, और उसमें महात्मा गांधी ने मास एगिटेशन कहा है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एगिटेट करने के लिए कहा है, जिसमें उन्होंने किस चीज़ के ऊपर प्रिंसिपल किया है, उनका फोकस रहा है कि हमें वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस है, ट्रुथ, क्योंकि सत्य जो उसका वर्ड ही है, ट्रुथ इज दैट, सत्य, एंड टॉलरेंस पावर रखनी है। वी हैव टू कीप दैट टॉलरेंस पावर इन आवर हार्ट्स, दैट वी डोंट हैव टू स्प्रेड द हेट्रेड, क्योंकि प्रोटेस्ट करना है, पर वो प्रोटेस्ट भी कैसे होना चाहिए, पीसफुल। विद्रोह करो, आप विद्रोह करना मना ही नहीं है, गांधी जी ने विद्रोह करा है पूरे टाइम पे, और सत्याग्रह मूवमेंट भी लॉन्च करा था, जो भी मैं बताने वाला हूँ आपको, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के अंदर। लेकिन किस तरीके से करा और कैसे उसका इम्पैक्ट आया, दैट वी आर गोइंग टू रीड। सो महात्मा गांधी लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट एट 3 प्लेसेस। सबसे पहले तो 1916 में चंपारण गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन लोगों के बहुत बुरी कंडीशन कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, लैंड टैक्सेस लगा दिए थे। तो देयर वर सो मेनी थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग इन चंपारण विद द विलेजर्स, पुअर पीजेंट्स दे वर, एंड दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड। तो there was a peasant named Rajkumar Shukla. He came to Gandhi ji and he asked for some favors कि आप वहाँ पे चलिए और लोगों को चल के बताइए कि कैसे अपने लिए आवाज़ उठाई जाती है, क्योंकि उसने सुना था महात्मा गांधी के बारे में, बाकी लोगों को पता नहीं था। सो 1916 में गए महात्मा गांधी जी चंपारण। द फार्मर्स इन द रीजन रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर, अगेंस्ट द इम्पोज्ड इंडिगो कल्टीवेशन। अभी जो मैंने आपको समझाया, इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठाई। देन उसके बाद में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, दिस इज इन गुजरात, तो 1917 में वहाँ पे गए। तो वहाँ पे क्यों गए थे? क्योंकि वहाँ पे फसलें खराब हो गई थी, क्रॉप फेलियर हो गया था और प्लेग फैल गया था। अभी प्लेग क्या होता है? प्लेग इज अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय दी माउसेस, चूहों से, रैट्स से फैलता है वो। तो प्लेग एपिडेमिक की वजह से क्या हुआ था कि उनकी फसलें नष्ट हो गई थी। तो वहाँ के जो किसान थे, दे वो आस्किंग कि अभी हमारा इस बार टैक्स हमको माफ कर दिया जाए, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं थे रेवेन्यू देने के। लेकिन ब्रिटिशर्स कभी भी इस चीज़ को फेवर नहीं करते थे कि कोई रेवेन्यू ना दे। सो दे अगेन रिक्वेस्टेड गांधी जी टू स्पीक फॉर देम, एंड गांधी जी मूव टू खेड़ा एंड ही फाउट विद द पीपल। बट डेफिनेटली फाउट का मतलब यहाँ पे लड़ाई कैसे करी है उन्होंने, विद द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह। एंड देन इन 1918 गांधी जी कहाँ गए? गांधी जी अहमदाबाद गए। यहाँ पे ये कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने गए हैं, क्योंकि कॉटन मिल वर्कर्स क्या कर रहे थे, ये लोग 35% का हाइक मांग रहे थे अपनी तनख्वाहों में, वेजेस के अंदर। एंड हाइक भी किससे मांग रहे हैं? ब्रिटिशर से मांग रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन लाइक क्या सिचुएशन रही होगी उस समय। बट स्टिल गांधी जी सपोर्टेड देम एंड ही मूव टू इवन अहमदाबाद फॉर देयर फेवर। सो ये 3 जगह आपको मैप में मार्क करने के लिए भी आती है। दिस इज अ मैप, क्वेश्चन मार्क इट, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। आपको पता होना चाहिए चंपारण बिहार के अंदर है, खेड़ा आपका अहमदाबाद के गुजरात में, अहमदाबाद इज ऑल्सो इन गुजरात। सो दीज आर द 3 प्लेसेस। क्वेश्चन ऐसे बनता है, मार्क ऑन मैप द 3 प्लेसेस एसोसिएटेड विद द सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। और आपसे इसके ईयर्स भी पूछे जा सकते हैं। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आई होप ये क्लियर है। नाउ सत्याग्रह
अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट था क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, किसने लगाया था, क्यों था, वो अभी हम पहले पढ़ लेंगे। एंड दिस एक्ट वाज हार्शली पास्ड इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल सभा एक ग्रुप था, एक काउंसिल थी जिसके अंदर इंडियन भी मेंबर्स थे, पर वो रबर स्टैम्प थे, सिर्फ नाम के थे, वो देवर मियर मेंबर्स, लेकिन उनका ओपिनियन को इतना कोई वैल्यू देते नहीं थे। तो इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमिटी हेडेड बाय सर सिडनी रॉलेट। तो एक उनके जो हेड थे जिसका नाम था सिडनी रॉलेट, उनके नाम के ऊपर ये एक्ट पड़ा। और ये एक्ट क्या पावर कर देता था गवर्नमेंट को, किस चीज की पावर दे देता था? इट एम्पावर द गवर्नमेंट टू सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज and allowed the detention of political prisoners without trial for 2 years. That means कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को ये लोग क्या कर देंगे, सप्रेस कर सकते हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है किसी भी प्रकार का। और जो प्रिजनर्स है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, उनको 2 साल तक के लिए उनकी कोई पेशगी नहीं होगी कोर्ट के अंदर, विदाउट ट्रायल। उनको 2 साल तक के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उठा के ले जा सकती है, किसी भी काल कोठरी में, किसी भी काला पानी में भेज सकती है। मतलब कि आप अपने राइट्स के लिए भी वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा सकते हो। रॉलेट एक्ट ये पावर देता है गवर्नमेंट को। आई होप समझ में आया होगा। और ये एक्ट लगा क्यों था, अभी हम ये पढ़ लेते हैं, व्हाई रॉलेट एक्ट। सो ये इसलिए एक्ट लगाया था क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो सारी की सारी सप्रेस कर दी जाए। जितने भी मूवमेंट्स उस समय चल रहे हैं, रेवोल्यूशन चल रहा है, विद्रोह फैल रहा है, रिबेलियस पीपल देवर नो जस्ट रिवॉल्टिंग आउट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड दे वर रेजिंग देयर वॉइसेस। सो फॉर दैट रीजन दे वांटेड कि इसको दबाया कैसे जाए इनकी आवाज को। तो उसके लिए उन्होंने एक कानून पास कर दिया, एक कानून पारित कर दिया जिसका नाम रखा गया था रॉलेट एक्ट। और नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके जो मेंबर, इसकी जो कमेटी के जो हेड थे, ये हमारी जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उनका नाम था सिडनी रॉलेट। रॉलेट साहब ने बोला मेरे नाम पे रखो ऐसे एक्ट का नाम। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं। नाउ एंटी रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी ने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपने लगा दिया, आपने अपना काम किया, हम हमारा काम करेंगे। हमारा काम है आपके रॉलेट एक्ट का विद्रोह करना, लेकिन डेफिनेटली वो उसको भी हम किस तरीके से करेंगे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। बिकॉज वी आर, गांधी जी ही एडवोकेटेड नो पीसफुल revolutions, and he was not a person who favors any time violence and anything like that, the bloodshed. He was not a person of that manner. So Gandhiji criticized this law because he felt that it was morally unethical to punish a group of people on the mere suspicion of a crime. गांधी जी को लग रहा था कि, उन्होंने कहा कि ये एक्ट है ही बिल्कुल अनएथिकल है, इसके कोई ग्राउंड्स नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप किसी के ऊपर शक के बुना पे उसको अगर आप उठा लेते हो, उसको आप डिटेंट कर देते हो, तो वो बहुत ही गलत होगा। क्योंकि सस्पिशन के ऊपर कोई आप क्रिमिनल घोषित नहीं हो जाता है। आपको तो किसी पे भी शक हो सकता है, बिकॉज यू आर द ब्रिटिशर्स, आपके लिए हर इंडियन चोर है, ऐसा काम नहीं हो सकता। लेकिन सो ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह सभा इन मुंबई एंड एट दिस मीटिंग इट वाज डिसाइडेड दैट रॉलेट एक्ट वुड बी अपोज्ड बाय द फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अगेन वही वाली बात, सत्याग्रह से ही रॉलेट एक्ट को भी हमने हराना है। तो अभी 6 अप्रैल को क्या हुआ 1919 में, एक नेशनल वाइड स्ट्राइक कर दी गई, पूरे देश में बंद कर दिया गया, स्ट्राइक कर दी गई। और जितने भी जो पीपल थे उन लोगों ने अपने दुकानें बंद कर ली। उन्होंने बोला कि अभी हम काम नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स के ऑफिसेज में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो क्या तरीका था, वो एक जरिया था ब्रिटिशर्स के लिए अपनी हेट्रेड दिखाने का। बट उनको किस तरीके से करना था, उनको पीसफुली करना था। सो द सत्याग्रह मूवमेंट वाज सक्सेसफुल एंड रिजल्टेड इन मास गैदरिंग वेयर वुमेन एंड चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स। बहुत भारी मात्रा में, बहुत ह्यूज नंबर्स में बच्चों ने, वुमेन्स ने, सब ने प्रोटेस्ट किया। और उसको सक्सेसफुल इसलिए बोला गया क्योंकि डेफिनेटली अगर आप कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हो और जनता से अपील कर रहे हो कि जनता आए उसमें खिलाफत करने के लिए ब्रिटिशर्स की, और जनता ही ना आए तो फिर वो सक्सेसफुल कैसे मानेंगे। तो एंटी रॉलेट एक्ट में सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपना पूरा 100% दिया। आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो, इवन वुमेन, गर्ल्स, एवरीवन इज लाइक पार्टिसिपेटिंग। सो ये एंटी रॉलेट एक्ट था। लेकिन अब इसका कंसिक्वेंस पढ़ेंगे, इसका असर क्या पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने बुरा तो बहुत लग जाना है इस बात पे। सो नाउ द वेरी इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ 1919। यस, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है जनरल डायर। तो इन्होंने ही वो वहाँ पे ओपन फायर के आदेश दिए थे। अभी हुआ क्या, ऑन 13 अप्रैल 1919 लाइक पीपल वो गैदर्ड इन अमृतसर। सो वाई दे वर गैदर्ड, बिकॉज उस बैसाखी का मेला लगा हुआ था, तो फेस्टिवल था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था। बाहर से लोग आए हुए थे, उनको पता नहीं था कि यहाँ पे अभी ये एक्ट लगा हुआ है जहाँ पे पब्लिक एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती, गैदर नहीं हो सकती, मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो दे वर लाइक अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। तो और मार्शल लॉ क्यों लगा था, ये आप सेकंड वाले पैराग्राफ में पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। टू स्टॉप द इंक्रीजिंग वायलेंस इन पंजाब, मिलिट्री कमांडर कर्नल रेजिडेंट डायर इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन अमृतसर।
हर तरफ आग फैली हुई थी, लोग खिलाफत कर रहे थे, अगेंस्ट थे। किस चीज़ के अगेंस्ट थे? रॉलेट एक्ट के। तो कुछ लोग उसको पीसफुली नहीं कर रहे थे, कुछ तो इसलिए जनरल डायर उन्होंने क्या लगाया था वहां पे, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था, जिसमें अलाउ नहीं था किसी को भी एक जगह इकट्ठा होना। The government installed forces when they got the news of the gathering. They blocked the exit gates and without giving any prior warning, General Dyer ordered to fire indiscriminately at the people. Dyer soldier fired on the crowd for about 10 minutes, leading to mass killing and stampede. Bhagdad. Stampede का मतलब भगदड़ होता है। More than 10,000 people died. This caused widespread outrage across the country. Yes. So General Dyer, he was a cruel man. What he did? He just opened fire without even giving a single warning to the people. Like एक कोई वार्निंग नहीं देनी है, कुछ नहीं है, बाहर से बेचारे लोग आए, उन्होंने पता नहीं है था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। सो जनरल डायर ही जस्ट कंप्लीटली गिव द ऑर्डर। 10 मिनट तक फायरिंग करते रहे। यू कुड इमेजिन द सिचुएशन, कैसी सिचुएशन वो हो गई होगी। दिस वाज मार्शल लॉ एंड 1000 लोग मर गए, भगदड़ मच गई। दिस वाज अ वेरी इनफेमस आई थिंक इन द होल हिस्ट्री। अगर हमने जानते हैं जनरल डायर को क्रूरलिटी के लिए जाना जाता है आज भी। दैट इज इट। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। डेट आपने याद रखनी है 13 अप्रैल 1919। डेट अच्छे से आप लोगों ने याद रख लेनी है। नाउ द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1919। यस, दिस वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली करके दो भाई थे। तो हुआ ये कि जैसे इंडिया हमारा कॉलोनी था ब्रिटेन की, वैसे ही एक ऑटोमन टर्की जो जगह वो भी अभी ब्रिटेन के अंडर आ गई थी। तो वहां पे किसी ने रूमर फैला दिया था दैट सम पीस लाइक हार्श treaties are going to be imposed on the spiritual head of Islam, that is खलीफा। तो उनके ऊपर कोई ना बहुत ज़्यादा क्रूएल, बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटीज लगने वाली हैं जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट होने वाली हैं। उन लोगों को उससे बड़ी प्रॉब्लम होगी, जो उनका स्पिरिचुअल हेड है इस्लामिक कंट्रीज का, जो खलीफा जिनको बोलते हैं। तो महात्मा गांधी ने सोचा ये सही मौका है हिंदू और मुस्लिम्स को, ही वांटेड टू ब्रिंग देम अंडर द सेम अम्ब्रेला, कि चाहते थे कि साथ में काम करें, क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक, क्योंकि कॉमन एनिमी एक ही है अभी, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि ये जो यूनिटी का जो मौका मिला है इसको अभी पूरा गैदर करना चाहिए, ग्राप करना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हिंदूज भी मुस्लिम के लिए उनके साथ खड़े हों। और उसके साथ में उन्होंने जो मोहम्मद अली और शौकत अली थे उनको बुलाया, उन पूरा मास सपोर्ट करा गया। So the Khilafat movement was a pan-Islamic political protest campaign launched by Muslims in British India to influence the British government and to protest the Ottoman Empire during the aftermath of the First World War. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही आफ्टरमैथ थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ऑटोमन टर्की के ऊपर वो जो पीसफुल हार्श ट्रीटीज लगने वाली थी, उसकी वजह से ही ये सब उनमें एक डर का माहौल फैल गया था। एंड दैट इज द रीजन महात्मा गांधी he supported this movement, the खिलाफत मूवमेंट। नाम याद रखना है आपको। खिलाफत मूवमेंट चालू किसने करा है? अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। टाइम क्या आपने इसमें ध्यान रखना है? 1919 का। और खिलाफत मूवमेंट हमारा चला है 1919 से लेकर 1924 तक। ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, NCM, नाम से ही पता लग रहा है, नॉन कॉपरेशन। कॉपरेट नहीं करो भाई, आप उनकी मदद नहीं करोगे तो वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने उनके बने कपड़े नहीं खरीदने हैं, आपने उनके बने स्कूलों में नहीं जाना है, आपने उनके कॉलेजेस में नहीं पढ़ना है, उनके दफ्तरों में काम नहीं करना है। दैट इज व्हाट नॉन कॉपरेशन इज। बिकॉज when we are buying something which is Britain made, okay, so definitely we are paying them, और हम हमारा पैसा दे रहे हैं उनको जो हम पे रूल कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने बहुत सिंपल सा एक आइडिया लेके आए थे, कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आइडिया था, कॉपरेट मत करो, बात खत्म। आप जैसे हम बोलते हैं ना, हमें कोई पसंद नहीं उससे बात नहीं करो, इन द सिमिलर मानर ही वाज इन दैट मोड कि भाई हमें कोई मारपीट करने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट डोंट हैव टू कॉपरेट देम। ओके, अभी पढ़ना है इसके अंदर कैसे अलग अलग कैटेगरी के लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लिया। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। सो दिस वाज अगेन अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। ओके, एंड सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुआ? इंडियंस रिजाइनिंग देयर टाइटल्स। ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या क्या करती थी? टाइटल्स दिया करती थी लोगों को, उपाधियां दिया करती थी कि जो उनके करीबी होते थे, जो उनके क्लोज होते थे उनको, ताकि और लोग उससे बड़ा ना एट्रोसिटीज सा फील करते थे, रॉयल फील करते थे। तो सबसे पहले तो लोगों को बोला कि आप अपने टाइटल्स लेना बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी के टाइटल्स लेके खुश होने की, ठीक है। देन बॉयकॉटिंग गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अभी मैंने जो बताया, सरकारी स्कूलों में मत भेजो उनके अंग्रेजों के, कॉलेजेस में मत भेजो, ठीक है।
कोर्ट्स में मत जाओ उनके, अंग्रेजों के, उनके वहाँ पे कोर्ट्स में काम मत करो, गवर्नमेंट सर्विसेज मत दो, क्योंकि ब्रिटेन सारी थोड़ी वहाँ से लेके आ गए थे अपने सिपाही, सिपाही तो इंडियंस थे, दूसरे सिपाही थे वो इंडियंस, जो छोटा मीनियल जॉब कर रहे हैं वो इंडियन कर रहे हैं, छोटा मोटा काम, ब्रिटिशर्स तो ऑफिसर बन के बैठे हुए हमारे सर पे। एंड फॉरेन गुड्स मत खरीदो, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से जो कॉटन बन के आता था, यू नो रॉ कॉटन सारा का सारा इंडिया से भेजते थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन वहाँ से हमारे को हमारा ही कॉटन पहना रहा है, सिर्फ कुछ नहीं छपाई करके, क्योंकि प्रिंटिंग कल्चर पहले आ गया था वहाँ पे, मिल से बनते थे कपड़े, मिल में क्लोथ्स होते थे, सस्ते पड़ते थे, हम बेचारे खादी में अटक के रह गए, क्योंकि खादी एक्सपेंसिव था, महंगा था, कलर नहीं होते थे, बोरिंग कलर्स आते थे, ब्लैक ग्रे वाइट, वहाँ से आ रही थी फूल पत्तियां बनी हुई शर्टें टी शर्ट्स, सो पीपल वर गेटिंग सो मच ऑफ नो लाइक एंगेज्ड विद दूस क्लोथ्स, एंड सबको लग रहा है कि अरे हम तितलियों वाले कपड़े पहनेंगे एकदम रंग बिरंगे, एंड वी आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड। सो महात्मा गांधी ने यही कहा, रॉक वॉक बाद में कर लेना, पहले आप एक काम करो, देश को आजाद कराओ। एंड इलेक्शंस एंड इवेंचुअली रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, बाद में टैक्सेस वैक्सेस भी बोला कि मत देना, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे हमने नमक तोड़ आंदोलन कह रहा था, दैट सॉल्ट लॉ, यू ऑल नो अबाउट इट, डिटेल में उसको थोड़ा पढ़ लेंगे। सो व्हाई दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक रीजन ये था, बिकॉज हमको प्रमोट करना है सेल्फ रिलायंस, अंबानी जी वाला रिलायंस नहीं, या सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, हमने अपने आप को भी तो बढ़ाना है जीवन में आगे, हम सिर्फ दूसरे का खरीदा हुआ माल क्यों पहनेंगे, हम अपना भी तो बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें भी तो स्वावलंबी बनना है, दैट इज सेल्फ रिलायंस। ओके, वी हैव टू ब्रिंग दैट सेल्फ रूल, स्वराज, वी हैव टू ब्रिंग दैट सेल्फ रूल, एंड दैट इज द रीजन वी हैव टू यूज द स्वदेशी, ये वाला स्वदेशी नहीं, अपने रामदेव जी वाला स्वदेशी नहीं, दैट टाइम स्वदेशी। सो गांधी जी प्रमोटेड खादी, गांधी जी ने क्या बोला, खादी पहनो और अपना चरखा वर्खा चलाओ, एंड इंडियन मेड गुड्स खरीदो, जितना भी इंडिया में बन रहा है माल वो खरीदो, प्रोड्यूस करो, अपने जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा दो आप, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दो, ताकि हमारा पैसा हमारे पास ही रहे, हम दूसरे को ना भेजें। एंड बॉयकॉट इंग्लिश गुड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंग्रेजी सामान खरीदना बंद करो, जरूरी नहीं है लेवाइस स्ट्रॉस की जीन्स पहननी है, आप इंडिया की बनी हुई पहनो, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन वाले हमारा ही कॉटन हमको पहना रहे हैं, ये बता दूं मैं आपको। नाउ डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, अब इसका मतलब क्या है, अलग अलग लोगों के लिए ना अलग अलग मायने हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंट्री साइड के अंदर कैसे इस मूवमेंट की आंख फैली। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, आसपास के जो गांव होते हैं, जो रूरल एरिया है आपका, उसके अंदर कैसे इसका इम्पैक्ट आया, क्या इफेक्ट आया। सो इन द कंट्री साइड दिस मूवमेंट वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र, आपको याद रखना है, ही वाज एन इंडेंचर्ड लेबर ऑफ अवध, जिसको पहले आउध आउध बोला करते थे, प्रोनाउंसिएशन था आउध, ओके, अभी जो अवध है बिहार रीजन, दैट ईस्टर्न यूपी, दैट इज व्हाट अवध इज। सो इट वाज द मूवमेंट अगेंस्ट तलुकदास एंड द लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि उस समय तलुकदास लैंडलॉर्ड क्या करते थे, बंधुआ मजदूरी कराया करते थे, बेगार करवाते थे। बेगार का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी लैंड पे पूरे दिन काम करवा लिया, पैसा नहीं देना है, 2 वक्त की रोटी दे दी और बोल दिया कि ये रे तेरी कुटिया, इसके अंदर तू रह ले, आराम से अपना काम चला। सो बेगारी नहीं करनी है, देवर अगेंस्ट द बेगार, कि हमसे फ्री में काम नहीं कराया जाए, हमें पैसा मिले, जो हम काम कर रहे हैं, वी वांट द वेजेस, द सैलरी। So now there was some demands too. They demanded the reduction of revenue and the abolition of बेगार। अभी जो मैंने आपको समझाया, एक तो रेवेन्यू कम कर दिया जाए, इतना पैसा हम नहीं दे सकते साहब, कमाते ही नहीं, इतना कहाँ से देंगे आपको रेवेन्यू के अंदर, टैक्स कैसे देंगे। नाउ द सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो ऑप्रेसिव थे, दबा रहे थे लोगों को, उनका शोषण कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट जाना है, उनको बॉयकॉट कर देना है। बोले आपके काम नहीं करना साहब, हमें मत दो आप नौकरी, हम घर बैठ लेंगे, पर आप यहाँ काम नहीं करेंगे क्योंकि आपने पैसा तो देना नहीं है। नाउ ऑर्गेनाइज्ड बाय नाई धोबी बंस, जितने भी बाबर्स थे एंड वॉशरमैन, दे ऑर्गेनाइज द बंस। बंस का मतलब बंद, उन्होंने बोला आज हम काम नहीं करेंगे, ये हमारा प्रोटेस्ट है, हम इसके खिलाफ हैं, दुकानें बंद कर दो सारी की सारी। नाउ द सेटिंग अप ऑफ अवध किसान सभा इन अक्टूबर 1920 बाय द जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, फ्यू अदर्स। अभी एक अवध किसान सभा भी बना दी गई फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर्स, फॉर द पीजेंट्स, सो दैट दे कैन रेज देयर वॉइस। दे हैव अ कम्युनिटी, द पीजेंट कम्युनिटी, दे केम टुगेदर, साथ में आया, बोले कि चलो अभी हम हमारी ये एक सभा बनाते हैं। अब किसी भी एक के साथ गलत मतलब हम सबके साथ गलत, तो एक यूनिटी होनी जरूरी है। अगर यूनिटी होगी तभी तो आप आवाज उठा सकते हो किसी के लिए। दैट इज वाज द मेन मोटो ऑफ अवध किसान सभा। समझ आ रहा है अच्छे से आई थिंक। चलिए, नाउ द इंटरप्रिटेशन एंड नोशन ऑफ स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होता है, खुद का राज। तो अलग अलग जगह लोगों ने स्वराज के मायने अपने हिसाब से ले लिए कि स्वराज क्या है मतलब उनके लिए। The meaning of Swaraj was different for different people, and the different communities and social group interpreted the meaning of Swaraj according to their own goals and aspirations. अपने अपने हिसाब से, अपने गोल से, जिसको जिस चीज पे पाबंदी है उसके लिए उसी चीज से बाहर आना स्वराज है।
उसके लिए वही चीज करना अपना खुद का राज है, दैट इज, और होता भी है, इसका हिंदी मतलब भी तो ये है, स्वराज, खुद का राज, दैट इज व्हाट इट इज। सो अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट इन द गुडाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है आपने, गुडाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, किसने चलाया, क्या करा, क्या हुआ था यहाँ पे, अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से। नाउ पीपल रिवोल्टेड ड्यू टू द फोर्स बेकार बाय गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग रोड्स। ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या करती थी, मजदूर उठा कर जाती थी, उनसे बेगारी कराया करती थी, उनसे रोड्स बनवा रहे हैं, उनको लेबर बना दिया है, पैसा नहीं दे रहे हैं उनसे, उनको बस काम दे दिया, पैसा रोटी दे दी खाने को, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया। अभी इससे उन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैल रही है, बहुत ज़्यादा डिसेंट है उनके मन के अंदर, और फॉरेस्ट लॉज जो थे उन लोगों के वो उन्होंने अपने हिसाब से बना देते ब्रिटिशर्स ने। नाउ द ट्राइबल रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू फॉरेस्ट, ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फायरवुड। अभी जो जना शुरुआत से जंगल में रहा हो, जिसकी कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, दे आर क्लोज टू द नेचर, वो लोग जंगल में घूमते हैं, वहाँ से फायरवुड कलेक्ट करते हैं, उनके फ्रूट्स लेते हैं, तो वो उनका एक राइट है, क्योंकि उनकी फोर फादर्स ही करते आ रहे हैं। अभी उन्हीं को मना कर दिया कि आप इस एरिया में नहीं जाओगे, रिस्ट्रिक्टेड है, तो उनके मन में तो हेट्रेड आएगी, बोलेंगे अच्छा भाई कल तक तो ये जगह हमारी थी, आज तुम बाहर से आके हमको बोल रहे हो इधर ही नहीं आना है। एंड दे वर इवन नॉट अलाउड टू ग्रेज देयर कैटल, बोले अपनी भेड़ बकरियां भी आपको नहीं चरानी है, कहीं और जगह ढूंढो, आगे बढ़ो। सो डेफिनेटली उनके मन में वो हेट्रेड जगने चालू हो गई थी, और उन लोगों को लग रहा था ये हमारे जो राइट्स हैं हमसे वो छीने जा रहे हैं, हमारा राइट है, ये तो अधिकार है हम लोगों का। सो नाउ एक उनका हीरो बन के आया अल्लूरी सीताराम राजू। अभी आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी RRR, उसके अंदर भी इनका थोड़ा बहुत रोल दिखाया गया है, उतना प्रोमिनेंटली नहीं बताया, बट यस अल्लूरी सीताराम राजू ही बिकेम द लीडर एंड द क्लेम टू हैव मिस्टिकल पावर्स। ये कहते थे मेरे में दैवीय शक्तियां, मिस्टिकल पावर्स है मेरे अंदर, एंड ही फाउट, पूरा दमखम से इन्होंने लड़ाई करी। एंड राजू बिलीव दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स एंड नॉन वायलेंस एंड नॉट नॉन वायलेंस। राजू जी का मानना था, अल्लूरी सीताराम राजू का, बोले इनको तो ये लोग लातों के भूत है, ये बातों से नहीं समझेंगे, इनको आपने फोर्स लगाना ही पड़ेगा, कितना भी आप अहिंसा हिंसा कर लो उससे बाहर जाने वाले नहीं है। तो इन्होंने क्या करना चालू कर दिया, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चालू कर दिया। मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि इन्होंने रिवॉल्ट किया उनके अगेंस्ट, बट इन अ वायलेंट मैनर। ये भी अंग्रेजों को मार रहे थे, मर्डर कर रहे थे उनका, तो इनको फाइनली पकड़ लिया गया लेकिन 1924 के अंदर इनको, एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है, इनको फांसी चढ़ा दिया गया, इनको खत्म कर दिया गया। एंड अभी तक इस टाइम में ये इतना कुछ कर चुके थे वहाँ के लोगों के लिए कि वहाँ के फोक हीरो बन गए, वहाँ पे लोग इनको जाने जाते हैं, इनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और इनके इस मोमेंट से ही वहाँ के लोगों के अंदर हिम्मत जागी कि आगे भी हम अगर हमारे खिलाफ कुछ ऐसा लोग करते हैं ब्रिटिशर्स, तो वी हैव टू रेज अ वॉइस। नाउ देयर वाज स्वराज इन द प्लांटेशन। अब हम पढ़ेंगे असम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए कि उनके लिए स्वराज के क्या मायने हैं, कैसे उन्होंने स्वराज को इंटरप्रिटेट किया। So for the plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village they had come. तो अभी दूर दूर गांव से ना पकड़ के ले आते थे असम के अंदर, और उनको एक इनक्लोज छोटी सी जगह में उनसे काम कराया करते थे। छोटी सी जगह से मेरा मतलब एक पर्टिकुलर एक गार्डन दे दिया, बोला अभी आपको यहीं काम करना है, यहीं रहना है, यहीं खाना है, उस एरिया के बाहर जाना क्राइम है। तो उन लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या हो गया, बोले कि हम हमारे घर जा सके, होली दिवाली जा सके, साल में 2 बार तो जाए कम से कम, बिना किसी की परमिशन से हम एरिया के बाहर घूम सकें और खुद की बेसिक आज़ादी फील कर सकें, जो कि राइट है ह्यूमन बीइंग का, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। सो दिस वाज द डिमांड फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ असम। नाउ अब इन पे रोक क्यों लगी हुई थी, क्योंकि एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 का, अभी ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, एंड इन फैक्ट दे वर रियली गिवन सच परमिशन। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट इनको बांध देता है, इनसे कागज साइन करवा लिया करते थे बिना इनको बताए कि इसके अंदर लिखा क्या है, और उस एक्ट के तहत इनको उसी एरिया में रहना है, प्लांटेशन वर्कर्स बन के रहना है उस टी गार्डन के अंदर, और उनको परमिशंस बहुत कम मिलती थी, बहुत रेयर मिलती थी कि कहीं बाहर जाके कुछ काम कर सके। Now, after hearing about the NCM, thousands of plantation workers left the plantation area, believing that the beginning of Gandhi Raj and the end of British Raj. लोगों को लगने लगा गांधी राज आ रहा है, ब्रिटिश राज अब अंत होगा, तो सब लोगों ने अपने हिसाब से करना चालू कर दिया, और वो वहाँ से निकल लिए, काफ़ी लोग वहाँ से भाग लिए, वहाँ से निकल लिए कि बोले अब तो गांधी जी का राज आ गया है, अब हमारा ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाया, सबको बीच रास्ते से उठा लिया गया, कई लोगों को बहुत ब्रूटल तरीके से मारा गया, कई लोगों को रास्ते में जान से मार दिया गया, एंड दे वर कैप्चर्ड बाय द पुलिस, ब्रूटली बीटन अप, बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया वहाँ पे। सो दिस वॉज देयर इन आवर वीडियो फॉर द डे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है बहुत ही जल्द मैं अभी अपलोड कर दूंगा। सो इन दैट पार्ट वी आर गोइंग टू कवर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर, एंड आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Thank you so much, everyone.